रूस के लिए आज की बहुत बड़ी खबर देखिए और बुरी खबर भी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से रूस को निकालने की तैयारी। कल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ वोटिंग होगी। रूस को हटाने का मतलब बहुत बड़ी कार्रवाई। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से रूस को हटाने की तैयारी हो रही है, लेकिन यह तैयारी तो यूनाइटेड नेशंस ने सिक्योरिटी काउंसिल से भी रूस को हटाने के संदर्भ में की थी। लेकिन क्या ये विशफुल थिंकिंग असल में अमल में भी लाई जा सकती है? क्या ये विशफुल थिंकिंग अमल में लाई जा सकती है? सवाल इस वक्त का ये। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से रूस को निकाले जाने की तैयारी, क्या ये सचमुच हो सकता है या ये भी हाथी के दांत हैं? और इस समय कड़ी निंदा हो रही है और साथ में वो करे जाने की बात हो रही है जो आसमान से सितारे तोड़ लाने जैसा है। क्या सिर्फ कहकर खाना पूर्ति कर रहा है यूनाइटेड नेशन? और यही ह्यूमन राइट कमीशन के मामले में भी दिखाई दे रहा है। क्या ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का दोषी पा लिया गया? अगर गुटरेस कल ही ये कह रहे थे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस, कि अभी इसमें प्रोब होनी चाहिए, तो बगैर प्रोब के यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से निकाले जाने का फरमान कैसे सुना दिया गया? ये बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन कुल मिलाकर रूस को दबाव में लेने की कोशिश। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इन संस्थाओं का क्या मतलब है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने आज के मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं और उनसे मैं समझूंगा कि क्या यह संस्था रिडंडेंट हो गई है। अगर हो गई है तो फिर क्या किया जाना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर ये संस्थाएं अपनी भूमिका निभा क्यों रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनके साथ मैं आपका परिचय करा देता हूं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ आज की शाम इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। एम्बेसडर योगेश गुप्ता कई जगहों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके, हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुहास चकमा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और कमर आगा विदेश मामलों के जानकार, वो भी हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझें, और इसके लिए मैं आपको यहां से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इस हॉल से बाहर निकालता हूं और दिखाता हूं सच्चाई क्या है। और इसके लिए आपको लोअर स्टूडियो की तरफ ले चलता हूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं सच्चाई क्या है। वर्ल्ड क्रिमिनल कौन है? वर्ल्ड क्रिमिनल इस समय वॉर क्रिमिनल पुतिन को कहते हुए वर्ल्ड क्रिमिनल का टैग पुतिन के साथ लगाने की कोशिश हो रही है। तब ऐसे में यह समझा जाना चाहिए कि वो तमाम संस्थाएं जिनका निर्माण ही इसीलिए हुआ था कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो, यूनाइटेड नेशंस उनमें सबसे अहम, क्या वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं? वर्ल्ड क्रिमिनल कौन है, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ ये अहम पड़ाव जिस पर मैं चर्चा को लेकर आया हूं, पहले ये देखिए जरा, ये अहम खबर, दुनिया को युद्ध की भट्टी में झोंकने वाला कौन है? कौन? क्यों नहीं यूनाइटेड नेशंस के संदर्भ में चर्चा होती? क्यों नहीं यूनाइटेड नेशंस के होते हुए जंग को रोका जा सका? तो फिर यूनाइटेड नेशंस के होने की प्रासंगिकता क्या है? क्यों यूक्रेन में हत्याएं होते देख नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका निर्माण ही इसीलिए हुआ था कि ये सोवियत एग्रेशन के खिलाफ काम करेगा, अगर यूएसएसआर नहीं तो नेटो क्यों है? और अगर नेटो है तो फिर उसने एग्रेशन रोका क्यों नहीं? क्यों यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन बेगुनाहों के शवों के मसले पर खामोश होकर देख रहा है? क्या सिर्फ यह कहना कि इससे रूस को बाहर कर देंगे, इससे काम चल जाएगा? और क्या केवल रूस के मसले में ही ह्यूमन राइट्स के मामलों का उल्लंघन हुआ है? और अगर यह वैश्विक संस्था है, 193 देश इसके सदस्य हैं, तो फिर यह पिक एंड चूज कैसे कर सकता है और सिर्फ रूस को निकालने की बात कैसे कर सकता है? अफगानिस्तान में देखा गया क्या हुआ था? क्या वहां ह्यूमन राइट्स का पालन हुआ था? और अगर नहीं, क्या चीन में ह्यूमन राइट्स का पालन हो रहा है? क्या पिक एंड चूज किया जाएगा सुविधा से? युद्ध अपराध के लिए कोई जिम्मेदारी अब तक क्यों तय नहीं हुई है? वॉर क्राइम्स के मामले में जेनेवा कन्वेंशन की बात की जाती है, तमाम बड़ी बड़ी बातें होती हैं क्या, लेकिन युद्ध अपराधियों के मामले में फौरन कोई बात सामने आ पाई है? दशकों पुराने केसेस को सामने लाकर किसी एक को कभी दोषी ठहरा दिया गया क्या? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या उसकी प्रासंगिकता यह है? वर्ल्ड क्रिमिनल कौन है? आज इसीलिए टीवी9 भारतवर्ष ये सवाल पूछ रहा है, क्या ये वर्ल्ड क्रिमिनल नहीं है? क्या ये संस्थाएं जो अपनी भूमिका निभा नहीं पा रही हैं, ये संस्थाएं जो लोगों को आश्वासन देती हैं कि हम हैं, लेकिन जिस समय उनकी जरूरत होती है वो कहीं नजर नहीं आती, वो संस्था यूनाइटेड नेशंस
जिसको आज तक ये नहीं लगता कि हिंदुस्तान जैसे अहम देश को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। आपको मालूम है कि 20 सदस्य होते हैं, इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में हिंदुस्तान क्यों नहीं? खैर, यह भी इतिहास याद रखता है कि कभी हिंदुस्तान को परमानेंट मेंबर बनने का ऑफर आया था, लेकिन चीन को बना दिया गया था। अमेरिका ने चेताया था, लेकिन चीन को बना दिया गया था। अब जरा देखिए ये संस्थाएं और इनका रोल आज की तारीख में, जब यूक्रेन को सबसे ज्यादा दरकार है कि कोई आए जो शांति के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाए, या फिर अगर कोई गुनाहगार है तो उसको सजा मिले। क्या ये संस्थाएं अपनी भूमिका निभा पा रही हैं? एक बार फिर से देखिए इन संस्थाओं को और ये समझिए कि इस समय का वर्ल्ड क्रिमिनल कौन है। ये संस्थाएं नहीं है क्या? इनमें से कोई भी संस्था इस समय आपको अपनी जिम्मेदारी निभाती हुई दिखाई दी है क्या? क्या आपको यूनाइटेड नेशंस दिखाई दिया है? क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी भूमिका निभाई है? क्या ह्यूमन राइट कमीशन ने अपनी भूमिका इस समय निभाई है, जब ह्यूमन राइट्स का सरेआम उल्लंघन होते हुए दिखाई दे रहा है? क्या नेटो ने उकसाया, लेकिन क्या यूक्रेन के पुकारने पर वो गया? क्या इसने अपनी भूमिका निभाई है? क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैंडेमिक के समय चीन के इशारों पर नाच के दिखाया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट ऐसा लगता था कि लिखकर दिए जा रहे हैं और उसके बाद वहां के मुखिया स्टेटमेंट्स को पढ़कर दिखा रहे हैं। क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल के दिनों में अपनी भूमिका के साथ इंसाफ किया है? क्या इसको बने रहना चाहिए? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में ये जो सीट है, नीदरलैंड की सीट से क्या विश्व में कभी किसी को ऐसा न्याय मिला जिसमें ये कहे दुनिया की हां इंटरनेशनली भी लॉज हैं और वो लॉज इन प्लेस हैं, जो उनका वायलेट करता है उसको सजा मिलती है और वो सजा इबरतनाक होती है? क्या दुनिया को ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से देखने को मिला है? अब जरा देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था 10 ही साल बाद, 1945 में बनाया गया। अक्टूबर 23, 1945 53 देशों के साथ यूनाइटेड नेशंस की शुरुआत हुई थी और आज 193 हो गए हैं। 2-3 ही बचे हैं जो अब इसमें नहीं है, बाकी सारे मुल्क इसमें आ गए हैं। लेकिन 10 साल बाद ही अमेरिका वियतनाम युद्ध हुआ, 20 लाख वियतनामी मारे गए, 30 लाख से ज्यादा घायल हुए, 55,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। कहां गया था यूनाइटेड नेशंस? अपने बनाए जाने के 10 साल बाद ही कोई भूमिका नहीं निभा पाया। चलिए 1980 आ जाइए, ईरान इराक जंग पर आ जाइए, कितने लोग मारे गए थे? 10 लाख लोग ऑफिशियली रजिस्टर्ड है मारे गए थे। इराक ने तो उस समय केमिकल वेपन्स का प्रयोग भी किया था, रासायनिक बम गिराए थे। क्या उस समय अपनी भूमिका, पीस कीपर की भूमिका यूनाइटेड नेशन निभा पाया? अगर नहीं तो फिर इसके होने का मतलब क्या है? रवांडा नरसंहार 1994, और उस समय तो फ्रांस ने अपनी फोर्स भी भेजी थी यहां पर। आपको मालूम होगा कि यहां पर हुतू और तुत्सी के बीच में असल में अनबन हो गई थी, तनातनी हो गई थी। हुतू भारी पड़ रहे थे क्योंकि संख्या में ज्यादा थे। 100 दिनों के अंदर 8 लाख लोगों का नरसंहार हुआ था। कहां गया था यूनाइटेड नेशंस? और अगर फ्रेंच फोर्सेस वहां गई थी तो फिर क्यों इमानुएल मैक्रो को माफी मांगनी पड़ी थी रवांडा के मामले में कि हमको माफ कर दीजिए, हम वहां जाकर बल्कि मूक दर्शक ही बने रहे, और हम आरोप तो यह भी लगते रहे कि उन्होंने हुतू लोगों को उकसाया और उनकी मदद की। यूनाइटेड नेशंस किस एग्जाम में पास हुआ है? मौजूदा एग्जाम यूक्रेन वाला सरासर फेल हो रहा है। इसके पहले के भी मैंने आपको पर्चे बता दिए जिसमें उसने 0 हासिल किया है। तो फिर यूनाइटेड नेशंस को पाले जाने का मतलब क्या है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।